क्या आप 1500 वर्ष पुराने सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े बाणस्तंभ की विलक्षणता के विषय में जानते हैं? इतिहास बड़ा चमत्कारी विषय है। इसको खोजते खोजते हमारा सामना ऐसे स्थिति से होता है कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पहले हम स्वयं से पूछते हैं, यह कैसे संभव है? 1500 वर्ष पहले इतना उन्नत और अत्याधुनिक ज्ञान हम भारतीयों के पास था। इस पर विश्वास ही नहीं होता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आकर कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। वैसे भी सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही विलक्षण और गौरवशाली रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, एक वैभवशाली सुंदर शिवलिंग। इतना समृद्ध कि उत्तर पश्चिम से आने वाले प्रत्येक आक्रांता की पहली नजर सोमनाथ पर जाती थी। अनेकों बार सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए, उसे लूटा गया। सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती आदि गाड़ियां भर भर कर आक्रांता ले गए। इतनी संपत्ति लुटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का शिवालय उसी वैभव के साथ खड़ा रहता था। लेकिन केवल इस वैभव के कारण ही सोमनाथ का महत्व नहीं है। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर है। विशाल अरब सागर रोज भगवान सोमनाथ के चरण पखारता है और गत हजारों वर्षों के ज्ञात इतिहास में इस अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है। न जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी तूफान चक्रवात से मंदिर की कोई हानि नहीं हुई है। इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ खंभा है। यह बाण स्तंभ नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ कब से वहां पर हैं, बता पाना कठिन है। लगभग 6ठी शताब्दी से इस बाणस्तंभ का इतिहास में नाम आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाणस्तंभ का निर्माण 6वें शतक में हुआ है। उसके सैकड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ होगा। यह एक दिशादर्शक स्तंभ है जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ यह हुआ, इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है, अर्थात इस समूची दूरी में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। यह ज्ञान इतने वर्षों पहले हम भारतीयों को था, कैसे संभव है? और यदि यह सच है तो कितने समृद्धशाली ज्ञान की वैश्विक धरोहर हम संजोए हैं। संस्कृत में लिखे हुए इस पंक्ति के अर्थ में अनेक गूढ़ अर्थ समाहित हैं। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक, अर्थात अंटार्कटिका तक, एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता है। क्या यह सच है? आज के इस तंत्र विज्ञान के युग में यह ढूंढना संभव तो है, लेकिन उतना आसान नहीं। गूगल मैप में ढूंढने के बाद भूखंड नहीं दिखता है, लेकिन वह बड़ा भूखंड, छोटे छोटे भूखंडों को देखने के लिए मैप को एनलार्ज या झूम करते हुए आगे जाना पड़ता है। वैसे तो यह बड़ा ही बोरिंग सा काम है, लेकिन धीरज रखकर धीरे धीरे देखते गए तो रास्ते में एक भी भूखंड, अर्थात 10 किलोमीटर x 10 किलोमीटर से बड़ा भूखंड उससे छोटा पकड़ में नहीं आता है। अर्थात हम मानकर चले कि उस संस्कृत श्लोक में सत्यता है, किंतु फिर भी मूल प्रश्न वैसा ही रहता है। अगर मानकर भी चलते हैं कि सन 600 में इस बाण स्तंभ का निर्माण हुआ था, तो भी उस जमाने में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। यह ज्ञान हमारे पुरखों के पास कहां से आया? अच्छा, दक्षिण ध्रुव ज्ञात था। यह मान भी लिया तो भी सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी भूखंड नहीं आता है। यह मैपिंग किसने किया, कैसे किया? सब कुछ अद्भुत। इसका अर्थ यह है कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को पृथ्वी गोल है, इसका ज्ञान था। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है, अर्थात उत्तर ध्रुव भी है, यह भी ज्ञान था। यह कैसे संभव हुआ? इसके लिए पृथ्वी का एरियल व्यू लेने का कोई साधन उपलब्ध था अथवा पृथ्वी का विकसित नक्शा बना था। नक्शे बनाने का एक शास्त्र होता है, अंग्रेजी में इसे कार्टोग्राफी, यह मूलतः फ्रेंच शब्द है। कहते हैं यह प्राचीन शास्त्र है। ऐसा से पहले 6 से 8 हजार वर्ष पूर्व की गुफाओं में आकाश के ग्रह तारों के नक्शे मिले थे, परंतु पृथ्वी का पहला नक्शा किसने बनाया, इस पर एकमत नहीं है। हमारे भारतीय ज्ञान का कोई सबूत न मिलने के कारण यह सम्मान एनेक्जिमेंडर इस ग्रीक वैज्ञानिक को दिया जाता है। इनका कालखंड ईसा पूर्व 611 से 546 वर्ष था, किंतु इन्होंने बनाया हुआ नक्शा अत्यंत प्राथमिक अवस्था में था। उस कालखंड में
जहां जहां मनुष्यों की बसाहट का ज्ञान था, बस वही हिस्सा नक्शे में दिखाया गया है। इसलिए उस नक्शे में उत्तर और दक्षिण ध्रुव दिखने का कोई कारण ही नहीं था। आज की दुनिया के वास्तविक रूप के करीब जाने वाला नक्शा हेनरिक मार्टेलस ने साधारणतः सन 1490 के आसपास तैयार किया था। ऐसा माना जाता है कि कोलंबस ने इसी नक्शे के आधार पर अपना समुद्री सफर तय किया था। पृथ्वी गोल है, इस प्रकार का विचार यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया था। एनेक्सिमेंडर ईसा पूर्व 600 वर्ष पृथ्वी को सिलेंडर के रूप में माना था। एरिस्टोटल ईसा पूर्व 384 ईसा पूर्व 322 ने भी पृथ्वी को गोल माना था। लेकिन भारत में यह ज्ञान बहुत प्राचीन समय से था, जिसके प्रमाण भी मिलते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आगे चलकर आर्यभट्ट ने सन 500 के आसपास इस गोल पृथ्वी का व्यास 4100 योजन है, अर्थात नए मापदंडों के अनुसार 29,968 किलोमीटर है। यह भी दृढ़तापूर्वक बताया। आज की अत्याधुनिक तकनीकी की सहायता से पृथ्वी का व्यास 40,077 किलोमीटर माना गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्यभट्ट के आकलन में मात्र 0.226% का अंतर आ रहा है, जो नाम मात्र है। लगभग 1,500 वर्ष पहले आर्यभट्ट के पास यह ज्ञान कहां से आया? सन 2008 में जर्मनी के विख्यात इतिहासविद जोसेफ श्वार्ट्सबर्ग ने यह साबित कर दिया कि ईसा पूर्व 2-2,500 वर्ष भारत में नकाशा शास्त्र अत्यंत विकसित था। नगर रचना के नक्शे उस समय उपलब्ध तो थे ही, परंतु नौकायन के लिए आवश्यक नक्शे भी उपलब्ध थे। भारत में नौकायन शास्त्र प्राचीन काल से विकसित था। संपूर्ण दक्षिण एशिया में जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के चिन्ह पग पग पर दिखते हैं, उससे यह झात होता है कि भारत के जहाज पूर्व दिशा में जावा, सुमात्रा, यवद्वीप को पार करके जापान तक प्रवास करके आते थे। सन 1955 में गुजरात के लोथल में 2,500 वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं। इसमें भारत के प्रगत नौकायन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिण ध्रुव तक दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को था, यह निश्चित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में समुद्र में कोई अवरोध नहीं है। ऐसा बाद में खोज निकाला, या दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिम तट पर बिना अवरोध के सीधी रेखा जहां मिलती है, वहां पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। उस बाण स्तंभ पर लिखी गई उन पंक्तियों में आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग जिसका उल्लेख किया गया है, वह ज्योतिर्मार्ग क्या है? यह आज भी प्रश्न ही है, क्योंकि सुदूर दक्षिण में जाने वाले मार्ग का उत्तर काल के थपेड़ों में कहीं लुप्त हो गया है।